गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और हमारे साथ मानस जायसवाल और प्रशांत सावंत पिछले शो से बने हुए हैं। अमित सेठ जुड़ेंगे और सुदीप शाह भी अपनी फ्रेश कॉल के साथ जुड़ने वाले हैं। और आज बिग मार्केट वॉइसेस में हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के गौतम दुग्गड़ से। उनसे बात करके बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो नंबर्स के साथ बात करते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक कॉन्वर्सेशन भी होगी, सेक्टर स्पेसिफिक कॉन्वर्सेशन भी होगी, मार्केट्स के ऊपर भी कॉन्वर्सेशन होगी। ये सब कुछ थोड़ी ही देर में लेकिन अब ज़रा एक बार मार्केट पर आते हैं। करीब करीब 125 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी, बैंक निफ्टी करीब करीब 410 पॉइंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स में 3/4% की रैली और अच्छा मोमेंटम इस समय। एडवांस डिक्लाइन 3:1। पिछले कुछ मिनटों का मोमेंटम क्लियरली बैंक निफ्टी में और उसको लीड कर रहा है इस समय आईसीआईसीआई बैंक। इनफैक्ट बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में इस समय टॉप कंट्रीब्यूशन अब आईसीआईसीआई बैंक का है। निफ्टी में शायद लार्सन एंड ट्यूब्रो का थोड़ा ज़्यादा हो गया हो, लेकिन बैंक निफ्टी में क्लियरली अभी भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक का। इनफैक्ट एक बार दोनों कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं वीरू के ऊपर टॉस करूँगा ट्रेड्स के लिए। पहले बैंक निफ्टी फायर किया, अब आईसीआईसीआई बैंक ऑब्वियसली वहाँ पर टॉप पे दिखाई दे रहा है आपको, एक भी रेड में नहीं है देखिए। और एचडीएफसी बैंक 90 पॉइंट। अब निफ्टी फायर करते हैं, यहाँ भी आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखाई जरूर देगा। हाँ, नंबर 2 पर है क्योंकि एलएनटी लग रहा था कि आज टॉप गेनर रहेगा। एलएनटी में अच्छी रैली। वीरू। जी हाँ, रैली ये शब्द आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो बार बार हम जो बोल रहे हैं उसका कारण यही है कि एक बार फिर से प्रीवियस हाई क्रॉस करने के बाद मार्केट्स हाई लेवल पे सस्टेन करते हुए और प्रीवियस हाई से सुरक्षित डिफरेंशियल बनाते हुए एंड थैंक्स टू निफ्टी बैंक टुडे, सारे बैंक्स डे हाई पर। हमारे स्क्रीन पे पैनल मौजूद है इस वक्त। पैनल में मौजूद आज जो मेहमान हैं उसमें मानस जी और प्रशांत जी पिछले कार्यक्रम से इसमें शिरकत कर रहे हैं। अमित सेठ और सुदीप शाह इस सिक्योरिटी से फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अमित जी, बहुत संक्षेप में आपके 2 ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, अनुज जी, मेरे 2 ट्रेड इस समय के रहेंगे। पहला बैंकिंग सेक्टर से रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। रैशनल ये है कि काफी एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट से मिल रहा है। स्टॉक करंटली अपने सारे मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर रहा है। एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो जिस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और मार्केट जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है ये मिस नहीं करना चाहिए। 930 का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 965 के टारगेट्स रहेंगे। सेकंड स्टॉक जो मैंने चूज किया है दैट इज मारुति फ्रॉम द ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में अच्छा आपको यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रोकना चाहूँगा। अमित जी, फ्लेयर राइटिंग कि आज लिस्टिंग थी और इशू प्राइस 304 और आपकी स्क्रीन पे भाव है 501 रुपये। 501 रुपये और क्या गजब की लिस्टिंग है। तो एक लिस्टिंग प्रीमियम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी स्क्रीन पे, अप्रोक्सीमेटली मतलब 60% के आसपास। अनुज, इसे कहते हैं हर बाजार गुले गुलजार, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो। अच्छा, इसका कारण क्या है अनुज जी? ये रिसेंट आईपीओस आए, इसमें जो प्राइसिंग थी उसमें टेबल पे बहुत कुछ छोड़ा गया है या फिर ये टिपिकल बुल मार्केट की निशानी है कि जो चल रहा है सो चल रहा है? नहीं देखिए वीरू, क्या है ना, कुछ आईपीओस में छोड़ा भी गया। इरिडा में छोड़ा गया था, टाटा टेक्नोलॉजीज में डेफिनेटली स्कोप छोड़ा गया था, इवन फ्लेयर राइटिंग में भी मैं कहूँगा कुछ आपने टेबल पे रखा था। लेकिन इसके बाद जो आप प्राइस बिहेवियर देख रहे हैं ना, इसके बाद का प्राइस बिहेवियर प्योर मार्केट एक्सूबरेंस है। कल जो हमने फॉर एग्जांपल टाटा टेक में देखा था वो तो खैर कंप्लीट एक्सूबरेंस थी, कोई लॉजिक नहीं था उस प्राइस को जस्टिफाई करने का। और ये खैर एक चीज़ है मार्केट में, हमको ये कभी नहीं कहना चाहिए कि कोई मतलब जस्टिफिकेशन नहीं है। मार्केट का अपना मन होता है। यही चीज़ें बेयर मार्केट में एकदम कोलैप्स हो जाती हैं, यही चीज़ें बुल मार्केट में बहुत अच्छी चलती हैं। अच्छा, क्या है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना पेन उठा के देख रहा था कि कहीं ये फ्लेयर का तो नहीं है। मतलब ये कई कंपनियां जो हैं वो उस हिसाब से अपना एक वो बना लेती हैं। अब आप देखेंगे कि फ्लेयर की भी जो रणनीति रही है वो एक ऐसा पेन है जो एक अफोर्डेबल पेन है और एक मासेस के साथ आप उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक क्लियरली कुछ कंपनियों ने एक वो बनाया है, अपना एक मुकाम बनाया है। तो ये इसके लिए इस तरीके के यहाँ पर मूव्स आ रहे हैं। कुछ रिसेंट लिस्टिंग्स में जैसे मेट्रो ने फॉर एग्जांपल कल ऑल टाइम हाई किया था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपका, फॉर एग्जांपल मेट्रो और कैंपस देख लीजिए आप, दोनों में काफ़ी वैरिड मूव्स मिले हैं आपको। तो यहाँ पर भी इस समय तो खैर सारे आईपीओ अच्छी लिस्टिंग पर आ रहे हैं। 6 महीने के बाद इनका टेस्ट होगा। 6 महीने के बाद देखेंगे हम कि इरिडा कहाँ है, फ्लेयर कहाँ है, टाटा टेक कहाँ है, वो अपना गंधार वो कहाँ पर है,
फेडफिना कहाँ पर है, ये 6 महीने के बाद टेस्ट होगा। अभी तो बुल मार्केट है, अभी तो खैर सब कुछ चल रहा है, लेकिन हाँ इन कुछ IPOs में वीरू जगह रखी भी गई थी, बिल्कुल रखी गई थी। जेम तो फ्लेयर राइटिंग आपकी स्क्रीन पे 453 पे, अब थोड़ा सा अगर आप देखें धरातल पे आता हुआ, बट निफ्टी 2247। अमित जी आपकी पहली कॉल थी ICICI बैंक, बताइए सेकंड कॉल क्या रहेगा आपका? क्षमा चाहूंगा आपको जी बीच में सेकंड जी रोकने जी के लिए। नहीं नहीं वीरेन जी सेकंड कॉल रहेगा मारुति। इस सेक्टर में टेलविंड अच्छा, और मारुति अब एक फाइनली एक बेस से बाहर आ रहा है अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद। लगभग 10,700 इसका प्राइस है, 10,580 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 10,900 से 11,000 तक। चलिए ये हो गई इस समय की फ्रेश कॉल्स अमित जी की। और अब सुदीप गुड मॉर्निंग सुदीप, आपकी पिक्स। गुड मॉर्निंग अनुज। अनुज मेरा पहला स्टॉक है PNB। हमने देखा है कि PSU बैंक्स ने पिछले 7-8 दिन में बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं था, बट एक फिर भी एक रेंज में थे। तो PNB का अगर हम चार्ट देखें तो 76 और 78 हाफ 79 के रेंज में था, और आज हम फ्रेम फ्रीज हुआ है, एक बार आते हैं आपके पास वापस। मानस आपकी फ्रेश पिक्स ले लेते हैं इस समय की। देखिए डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक्स बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, लेकिन अब बैंकिंग को छोड़ के अगर कहीं और ध्यान दें तो पहला तो स्टॉक टाटा पावर पे है, जहां पर आप एक फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। आज टाटा पावर ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो करंट लेवल्स पे आप टाटा पावर में खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 270 रुपए के रहेंगे और टारगेट 285 के रहेंगे। और दूसरा स्टॉक नॉन बैंकिंग स्पेस से ITC का है। ITC में भी अब लग रहा है कि बॉटम बन गया है और अब यहां से एक आपको शार्प अप देखने को मिल सकता है, इसलिए ITC में भी करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 437 का स्टॉप लॉस लगाइए और 452 के टारगेट सेट करिए। ये हो गया ITC। प्रशांत जी आपकी फ्रेश पिक्स। जी अनुज जी, पहला पिक बैंकिंग से होगा। यहाँ पे PNB मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेरा होगा 78, जो टारगेट में देख रहा हूँ होगा 88 का। और नेक्स्ट पिक भी एक ब्रेकआउट पिक होगा FMCG से, वो होगा कोलपाल। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 2200 स्पॉट, जो टारगेट में देख रहा हूँ होगा 2300 से लेके 2340 तक का। ओके तो यहाँ पे सुदीप जी के पास फिर चलते हैं। बीच में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गए थे। सुदीप जी अपनी कॉल्स फिर पूरी करिए। जी वीरू। पहला स्टॉक है PNB में हमने देखा है कि पिछले 5-6 दिन का जो एक कंसोलिडेशन था उसमें से ब्रेकआउट आया और सारे PSU बैंक आज चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक कैचअप रैली आएगा PNB में, और 79 के स्टॉप लॉस से PNB 84-86 तक के टारगेट्स अगले कुछ सेशंस में आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक है लार्सन LNT। अब LNT में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है 3140 के ऊपर, और पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि हायर टॉप हायर बॉटम भी बना रहा है, और ये फ्रेश लेवल्स पे यहाँ पे मुझे लग रहा है जम के खरीदारी भी हो रही है। तो डेली वीकली मंथली सारे टाइम फ्रेम्स पॉजिटिव है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे LNT में खरीदा जा सकता है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 3110 के स्टॉप लॉस से 3300 3340 के टारगेट्स के लिए। ओके चलिए, तो ये इस समय की पिक्स आपके लिए सारी की सारी। अब एक काम करते हैं, अब मार्केट के ऑल टाइम हाई को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के गौतम दुग्गड़ जुड़े हैं। बतौर रिसर्च हेड गौतम दुग्गड़ वैसे तो 15 से ज़्यादा सेक्टर कवर करते हैं, लेकिन इन्हें FMCG स्पेस का स्पेशलिस्ट माना जाता है और इक्विटी मार्केट्स में 13 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। 2012 से मोतीलाल ओसवाल से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे इस समय वो कहाँ पर बुलिश हैं। गौतम जी गुड मॉर्निंग। मैं हर अर्निंग सीज़न के बाद और पहले आपके उस रिसर्च नोट की वेट करता हूँ, आपको पता ही है, मैं आपसे बोलता भी रहता हूँ। तो इस बार का जो मैंने आपका अर्निंग्स रिव्यू देखा, स्पार्कलिंग लिखा आपने कि एकदम स्पार्कलिंग, क्या वही ये मार्केट एक तरीके से प्राइसिंग कर रहा है कि ये शायद आगे भी कंटिन्यू करेगा? मुझे लगता है अनुज, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे लगता है कि अभी भी मार्केट प्राइसिंग नहीं कर रहा है, स्पेशली लार्ज कैप्स में। अगर आप देखें निफ्टी पिछले 2 साल से सेम लेवल्स पे है, राइट। अक्टूबर 21 से अगर दिसंबर 23 का अगर आप बात करते हैं, हालांकि स्टैटिस्टिकली आप नए हाई पे हैं, बट 2 साल में कोई रिटर्न नहीं आया है लार्ज कैप में। इनफैक्ट आप इंडेक्स वाइज कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अगर लिस्ट बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि निफ्टी में जो 65 से 70% वेट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उन्होंने या तो ज़ीरो रिटर्न दिया है या नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। सारा जो स्पार्कलिंग एक्साइटमेंट आया है वो मिड और स्मॉल कैप्स में आया है, राइट।
तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लार्ज कैप्स को कैचअप करना होगा, बिकॉज 70% मार्केट आप पीछे छोड़ के सिर्फ 30% मार्केट के साथ नया है कंटिन्यू नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर आप फंडामेंटल्स की बात करें तो ग्रोथ, वैल्यूएशन, ये जो मैट्रिक्स है इस पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव आज लार्ज कैप्स लगते हैं। निफ्टी का अगर आप बात करते हैं, आज हम 20,000 पे हैं। FY24 का EPS हमने अभी फिर से अपवर्ड रिवाइज किया बाय 1% टू 996 रुपीज़। FY25 का हमने रिवाइज किया 1140 रुपये पे। सो 1140 रुपये पे आप 17.5 या 18 के बीच में आप ट्रेड कर रहे हैं। आपका 10 साल का एवरेज वैल्यूएशन है 17.5 टाइम्स, सॉरी 20 टाइम्स। वी आर एट 17.5। 10 साल का एवरेज है 20 टाइम्स। तो हम अभी डिस्काउंट पे कर रहे हैं। ओके, इसको अलग तरीके से देखना होगा, बिकॉज पिछला 10 साल वो पीरियड था जहां पे आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज, जीरो इंटरेस्ट रेट काफी समय तक रहे, इसलिए इक्विटी वैल्यूएशंस भी ऊपर थे। तो थोड़ा बहुत उस पर डिस्काउंट होना भी चाहिए। वो तो अभी हम वापस लोअर साइकिल शायद शुरू कर देंगे ना, वो पॉसिबल है। बट जीरो पे नहीं जाएंगे। जीरो पे नहीं जाएंगे। अभी आप 5.5 पे इंडिया में कभी भी नहीं थे। नहीं, आई एम सेइंग ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबली अगर आपका इंटरेस्ट रेट लार्ज पार्ट ऑफ द लास्ट 10 years, द मार्केट विच सेट्स द इंटरेस्ट रेट इज US। वहां पे आपने जीरो रेट देखा कई साल तक। इसके वजह से दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स को एक वैल्यूएशन में सपोर्ट मिला, इंडिया को भी मिला। तो इंडिया का 10 year एवरेज पी अगर आप आज देखते तो 20 है। इसमें कई सारा कंट्रीब्यूशन लोअर मॉनेटरी, इजी मॉनेटरी पॉलिसी का रहा है, तो थोड़ा उससे कम रहना चाहिए। बट फिर भी 17.5 का जो पी आज निफ्टी ट्रेड कर रहा है बहुत अट्रैक्टिव लगता है। दूसरा ही आप अर्निंग्स ग्रोथ पे, आपने 2020 से 2023 तक, FY20 से FY23 निफ्टी अर्निंग्स हैव कंपाउंडेड एट 23%। अब FY24 में हमारा अनुमान है 20% का, जो हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर से रखा था, अप्रैल से, जिसमें से फर्स्ट हाफ का अर्निंग्स ग्रोथ 30% हो चुका है। 1Q आपका 32% था। सेकेंड क्वार्टर का जो अर्निंग्स निफ्टी का ग्रोथ हुआ है वो 28% था। हमारा एस्टिमेट 21 था, जबकि आया 28। इस वजह से आगे के अर्निंग्स हमें अपवर्ड रिवाइज कर रहे हैं। बट हमारा फुल ईयर अभी भी 20 से 22% का रेंज है। फुल ईयर 20 से 22 का है, FY24 का। हाँ, और उसमें से फर्स्ट हाफ ऑलरेडी आपका 30% हो चुका है। तो सेकंड हाफ में हम भी थोड़ा सा मॉडरेशन पकड़ के चल रहे हैं कि 15% का ग्रोथ सेकंड हाफ में रहेगा। और 25 का क्या ग्रोथ लेके 25 का 14% का ग्रोथ इस बेस पर, मतलब 25% ग्रो करेंगे 24 में, उसके बाद उसके ऊपर 14% 25 में ग्रो करेंगे। तो 2 साल का जो CAGR है FY23 to 25, ये करीबन 17 से 18% हो सकता है। राइट, तो 1000 रुपए का रफली EPS ये साल, 1140 का FY25 पे। तो 17 से 18% की अर्निंग्स कैगर हो गई। और उसमें अगर आप थोड़ा सा मल्टीपल्स का अगर जोड़ लें तो मार्केट आपके हिसाब से 22-23% कैगर दे सकता है। फिर मैं तो कहता हूँ कि जोड़ने का जरूरत ही नहीं है। अगर जितना अर्निंग्स आया उतना भी मार्केट चला तो भी आप बहुत ही हेल्दी 17-18% रिटर्न्स का बात कर रहे हैं। राइट, और ये तब हो रहा है जब पिछले 3 साल जब अर्निंग्स 23% चला तो मार्केट ने भी 27% कंपाउंडिंग दिया आपको, चाहे आप निफ्टी देखिए या NSE 500 देखिए। सो मार्केट ने बाय एंड लार्ज अर्निंग्स का रिस्पेक्ट किया है। और अभी 3 साल की बात नहीं है, आप पिछले 10 साल भी देखिए। FY10 से FY20 जब अर्निंग्स आपका केवल 6.5% ग्रो किया था, तो स्टॉक मार्केट ने, निफ्टी ने आपको 8.5% CAGR रिटर्न दिया था उस 10 साल में। फिर लास्ट 3 इयर्स में जब अर्निंग्स 23% आया तो मार्केट ने भी 27% दिया। तो जब तक अर्निंग्स आते रहेगी, बाकी के चीजें एक नॉइज बन के रहेगी, कभी एग्जिट पोल, कभी US फेड, कभी क्रूड ऑयल, कभी ओपेक। बट सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। जैसे आज सारे लोग एग्जिट पोल्स को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं, मंडे को जो एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे उसको लेकर रिएक्ट करेंगे। बट कुछ दिनों के बाद वो पीछे रह जाएगा। फोकस फिर से अर्निंग्स पे आएगा। देखिए, जो बात गौतम जी ने कही है ना, उसको मैं एक हमारे एक व्यूअर के लिए अगर एक आम भाषा में समझा सकूं, अगर आप 17% पे भी कंपाउंड करते हैं तो 2 साल में निफ्टी हो जाएगा 27,500 पर, और 18% पे हो गया तो 28,000 पर। अभी हम हैं 20,000 पर। तो ये अगेन ये जो बात हो रही है कि बीच बीच में मोमेंट्स आएंगे, हो सकता है कि लेकिन ये जर्नी एक वन वे में नहीं होती है, बीच बीच में झटके आएंगे, चाहे एग्जिट पोल हो, चाहे मेन रिजल्ट हो, कोई ग्लोबल रीजन आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट अर्निंग्स के साथ कैचअप करती है। चलिए, ये तो आपने हमको बिग पिक्चर समझा दी, बहुत ब्यूटीफुली आपने बिग पिक्चर समझा दी। अब आते हैं कि यहाँ से लीड क्या क्या करेगा। आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल्स और ऑटो लीड करेंगे। ऑटो में तो हमने मतलब और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ऑटोज में तो हमने एक बहुत शानदार मोमेंटम देखा है। मतलब पिछले 1 महीने में ऐसा लग रहा था कि 1 साल की रैली होगी।
टू व्हीलर्स में। तो पहले तो ऑटोज़ पे आपका इस समय क्या व्यू होगा, इन प्राइसेस पर क्या व्यू होगा, और दूसरा फाइनेंशियल्स, क्योंकि ये एक सेक्टर स्पेशली लार्ज प्राइवेट बैंक जो चले ही नहीं है 3 क्वार्टर से, इस पर क्या व्यू होगा? पहले ऑटो पे आते हैं। हाँ। देखिए, ऑटो पिछला 1-1.5 साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया है, क्योंकि अर्निंग्स भी पिकअप हुई है। अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखेंगे, ऑटो कंपनीज के जो टोटल प्रॉफिट्स थे FY18 में करीबन 30,000 करोड़ थे, राइट? और FY23 का जो प्रॉफिट नंबर था वो भी 30,000 करोड़ ही था। तो 5 साल ऑटो का साइकिल कहीं नहीं गया। बिल्कुल, राइट। हाँ। FY24 में वो जो 30-28 हजार करोड़ था वो 55,000 करोड़ हो जाएगा। तो 1 साल में प्रॉफिट्स डबल हो रहे हैं। जो 5 साल आपका फ्लैट था, हाँ। इसलिए ऑटो सेक्टर उतना चला भी नहीं था। हाँ। बट ये जो 24 का नंबर है, इसको मार्केट ने 1-1.5 साल पहले से डिस्काउंट करना चालू किया। ओके। दूसरा, कई सारे डोमेस्टिक सिक्लिकल सेक्टर्स है जिसमें ऑटो की तरह ही काफ़ी सालों बाद से तेजी आ रही है। आप होटल्स देख लीजिए, रियल एस्टेट देख लीजिए, इंडस्ट्रियल्स जिसमें सबसे ज़्यादा मार्केट कैप क्रिएशन हुआ है पिछले 3 साल में, आप हॉस्पिटल्स देख लीजिए, सीमेंट्स देख लीजिए। सो जो भी डोमेस्टिक सिक्लिकल्स है, रियल एस्टेट 10 साल बाद चला है, बिल्कुल। इंडस्ट्रियल्स 12 साल बाद, होटल्स 11 साल बाद, ऑटो 5 साल बाद, और हॉस्पिटल्स तो पहले मुझे पता भी नहीं कि कब ऐसा साइकिल था, राइट? तो मुझे लगता है ऑटो का साइकिल आगे और एक्सटेंड हो सकता है। बट जो रिटर्न्स आपने पिछले 1-1.5 साल में देखा, जो री रेटिंग आपने देखा, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, ऑटो कॉम्स हो, वो शायद से मॉडरेट हो जाए, ओके, राइट? क्योंकि अब ये बेस से अर्निंग्स भी मॉडरेट होगा, नॉर्मलाइज होगा। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल्स पे। जो मैंने आपको कहा FY18 से 23 में ऑटो का प्रॉफिट फ्लैट था, वही फाइनेंशियल्स का प्रॉफिट 5 गुना बढ़ा, 45,000 करोड़ से 2.25 लाख करोड़, रफली। 5x in 5 years. 5x in 5 years. FY18 was obviously the bottom, हाँ। जहाँ बहुत सारे क्रेडिट कॉस्ट बढ़ चुके थे, कई Okay. बैंक्स ने लॉसेस रिपोर्ट किए थे। हाँ, हाँ, हाँ। और FY18 से 23 में 5 साल में बैंकिंग सेक्टर का प्रॉफिट 45 से 2,20,000 के आसपास हुआ है। इस साल हमारा एस्टिमेट है 2,50,000 करोड़ का, और FY25 का एस्टिमेट है 3 लाख करोड़ का। इतना बड़ा ये फाइनेंशियल सेक्टर का प्रॉफिट पूल बन जाएगा निफ्टी में, डिस्पाइट ये जो निम पे क्रंच आ रहा है थोड़ा सा, उसके सब बावजूद। पकड़ने के बावजूद। ओके। And I am only talking about 11 financial companies in Nifty, not my coverage. हाँ, obviously. तो केवल 11 निफ्टी के कंपनीज 3 लाख करोड़ का प्रॉफिट करेंगे FY25 में। आप इसका अप्रिशिएट करना है तो ऐसा देखिए, FY20 में पूरा निफ्टी का प्रॉफिट 3.5 लाख करोड़ होता था, वाओ, राइट? हाँ। और FY25 में, जो कि 5 साल बाद, सिर्फ 11 फाइनेंशियल सिर्फ 11 फाइनेंशियल्स कंपनी 3 लाख करोड़ का प्रॉफिट करेंगे। लेकिन जब प्रॉफिट 5 गुना बढ़ा तो मार्केट कैप 5 गुना नहीं बढ़ा। बहुत ज्यादा डी रेटिंग हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर का। आप HDFC बैंक, खासतौर से HDFC बैंक का, यस, कोटक बैंक देखिए हाँ, आप, हाँ। ICICI बैंक हालांकि परफॉर्म किया है, लेकिन 9 महीने से नहीं चला है। 1.5 साल से ऑलमोस्ट फ्लैटिश रिटर्न है, 1-1.5 साल से। हाँ। तो मार्केट ने वो अर्निंग्स को उतना रिस्पेक्ट अभी तक नहीं दिया है, जो हाँ। उसको मिलना चाहिए, बिल्कुल, हाँ। राइट? आज अगर आप देखते हैं, एक्सिस, HDFC, कोटक एंड ICICI, इंडियाज लार्जेस्ट एंड बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आपको 14 से लेके 16 के PE पे मिल रहा है। HDFC बैंक का आज PE 2.2 है या 2.3 होगा, जो कि ICICI बैंक से नीचे आ गया है। वाओ, एक जमाना था 4-5 साल पहले जब HDFC बैंक 30-40% प्रीमियम पे ट्रेड 4 टाइम्स प्राइस टू बुक पे था। हाँ। तो काफी सारा डी रेटिंग हो चुका है। ROEs आज भी स्ट्रांग है, और नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक, इवन PSU बैंक्स। आपने लास्ट टाइम कब ऐसा दौर देखा जब PSU बैंक्स के ROE 17, 18, 19% 3-3 साल तक कंटिन्यू हो रहे हैं? अभी मैं SBI चेयरमैन से हमने मीटिंग किया था 2 दिन पहले। अच्छा। दे आर टॉकिंग अबाउट 1.2% ROA एंड 20% ROE गाइडेंस। स्टॉक इज एट 1 टाइम प्राइस टू बुक। मैंने भी एक इंटरव्यू किया था अभी लास्ट महीने खरा साहब के साथ, और मैंने उनसे एक चीज़ पूछी थी कि सारे पैरामीटर्स उनके वही हैं जो एक प्राइवेट बैंक के हैं, तो उनको PSU का वैल्यूएशन क्यों मिलता है? आपके हिसाब से क्या वो मतलब और वैल्यूएशन मिलना चाहिए SBI को? मुझे ज़रूर लगता है कि PSU बैंक्स जो मल्टीपल पे आज ट्रेड कर रहे हैं वो इससे कई ज़्यादा डिजर्व करते हैं, बट मार्केट कभी भी उनको प्राइवेट बैंक्स का मल्टीपल नहीं देगा, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस सबको ना दे, लेकिन SBI को दे दे कम से कम। SBI को भी नहीं मिलता है। अब अगर आप आगे होता है तो अलग बात है, बट अगर आप पास्ट का हिस्ट्री देखें पिछले 20-25 साल का, SBI ऑलवेज ट्रेड्स एट बेटर मल्टीपल वर्सेस अदर PSU, बिल्कुल, बट फिर भी डिस्काउंट पे बना रहता है वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बिकॉज ऑफ ओनरशिप एंड सो मेनी अदर इश्यूज व्हिच टिपिकली कम्स बंडल्ड विद अ PSU बैंक। बट
सारे PSU बैंक्स आज आपको 1 से लेके 0.8 प्राइस टू बुक पे मिल रहे हैं, जिनका ROE 17-18% है। अगर अगला 2 साल में कोई भी एसेट क्वालिटी का शॉक नहीं आता है तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव है। और हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा ओवरवेट आज PSU बैंक्स है। एंड लास्टली NBFC, वाइल RBI ने कुछ एक्शंस लिए हैं, बिल्कुल, बट अच्छे क्वालिटी NBFCs ये जो रेगुलेटरी इम्पैक्ट है मुझे लगता है हैंडल कर जाएंगे। थोड़ा बहुत कैपिटल रेशोज पे इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा बहुत ग्रोथ कम होगा, बट अगर बड़ा करेक्शन आता है तो मुझे लगता है NBFC बोथ लेंडिंग एंड नॉन लेंडिंग इसमें वेट बढ़ाना चाहिए। सो इसलिए हमारा फाइनेंशियल्स, ऑटो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल से 4 सेक्टर पे सबसे बड़ा ओवरवेट है। बिल्कुल, बहुत शानदार। अच्छा, अब मैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करने जा रहा हूँ आपसे। कुछ कंपनियों में जो आपने सबसे ज़्यादा अर्निंग्स बढ़ाई, उसमें कोल इंडिया है आपका, मारुति है और टाइटन है। और तीनों स्टॉक में हमने बहुत शानदार रैली देखी है, तीनों के तीनों। ऐसे में कोल इंडिया तो पिछले महीने के टॉप गेनर्स में है, टाइटन में भी बहुत शानदार रैली है, मारुति भी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई। चलिए मारुति की बात छोड़ देते, क्योंकि हमने ऑटोज पूरा डिस्कस कर लिया। कोल इंडिया और टाइटन, ये 2 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। क्या अभी भी यहाँ पर इतनी बड़ी रैली के बाद भी पार्टिसिपेट करने की जगह है? तो टाइटन को लेके मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे लेके चलता जो आपका एक बहुत शानदार नोट भी भेजा था आपने, मुझे याद है अच्छे से। हाँ, सो अगर आप देखें पिछले जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ पिछले 16-17 सालों में, टाइटन को कभी किसी ने चीप स्टॉक या वैल्यूएशन कभी भी सस्ते नहीं रहे। हाँ, जब मेरा पहला नोट मैंने निकाला था 125 रुपए के भाव पे निकाला था 2010 जुलाई में, वाह, तब भी वो महंगा था, 27-28 टाइम था और उसको महंगा ही माना जाता हाँ, था। हाँ, हाँ, फिर जब डिमॉन हुआ 350, जहां से हम बहुत ज्यादा बुलिश हो गए थे टाइटन पे, तब भी वो 35-40 का मल्टीपल था। डिमॉन में 350 का रेट था टाइटन का, नवंबर 2016, वहां से 10 गुना बढ़ चुका है। यस, वाह, राइट। जब ये कोविड का लॉकडाउन आया, ये स्टॉक 1700-1800 होता था और लॉकडाउन में गिर के 900 हुआ, राइट। तब भी ये महंगा था। हाँ, 1 साल पहले 2200 का भाव था, तब भी महंगा है। आज 3500 का भाव है, आज भी महंगा है। ये हमारा पिछले 10 साल का नंबर 1 प्रेफर्ड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक रहा है और आज भी है। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि ज्वेलरी एक बहुत बड़ा समंदर है, इट्स अ ग्रोइंग कैटेगरी। और जो साल में 900 टन का इंडिया का गोल्ड का डिमांड है, इसमें से 60% डिमांड आता है वेडिंग कैटेगरी से। आपने देखा होगा एक डेटा, अगले 23 दिन में 38 लाख शादियां हैं इंडिया में, 38 lakhs। ज्वेलरी इज अ कांस्टेंट स्पेंडिंग आइटम इन इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री। और यहाँ पे सबसे बड़ा मार्केट शेयर, सबसे बड़ा ब्रांडेड प्लेयर टाटा ग्रुप कंपनी, विच हैज अ डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड। आज के तारीख में अगर आप रिजल्ट्स देखते हैं कंज्यूमर कंपनीज के पिछले 1-1.5 साल में, ये एक ही कंपनी है जो टॉप लाइन भी 20-25% पे ग्रो कर रहा है, राइट। बाकी कंपनीज में आपका टॉप लाइन ग्रोथ बहुत लो सिंगल डिजिट्स है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है, स्पेशली स्टेपल्स में। जबकि ज्वेलरी में आपका टॉप लाइन ग्रोथ अभी भी 20-25% है और अर्निंग्स ग्रोथ तो है ही। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन इसमें हमेशा महंगे लगेंगे आपको, बट अभी तक जो हिस्ट्री ने सिखाया है कि जब आप एक अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको राइड करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो वही एग्जाम्पल आप ट्रेंड में देख सकते हैं। ट्रेंड में मैं उस पर आने वाला था, बिल्कुल। हाँ, हाँ, ट्रेंड में क्या हो रहा है यहाँ पर इस समय? यहाँ पर ट्रेंड का भी अगर पूरा ज़ूडियो की रेटिंग है ये। यस, प्लस जो कोर बिजनेस भी है वेस्ट साइड, सॉरी, उसमें भी आप देखिए ये क्वार्टर के नतीजे सारे रिटेल कंपनीज के, वी-मार्ट, डी-मार्ट, ABFRL, ट्रेंड, आपको एक बहुत ही एक्सक्लूसिवली आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिखेगा ट्रेंड का। हालांकि वैल्यूएशंस कुछ अलग ही लेवल पे अभी चले गए हैं, बट 3 साल पहले भी जब मैं देखता था ट्रेंड, तब 800 रुपए पे भी महंगा लगता था, 800-1000 रुपए के दाम पे। तो जब हमने देख चुके हैं पिछले 5-10 साल में क्या हुआ इन स्टॉक्स के साथ, आज ये बैठ के प्रिटेंड करना कि यू आर द वाइजेस्ट एट दिस प्राइस एंड यू थिंक दिस इज द टॉप, आई थिंक दैट विल बी अ रॉन्ग फॉर इन्वेस्टर टू टेक। Yes, there can be a correction. Maybe the stock may fall 20% if there is some event or markets correct. But generally, ऐसे stocks में जहाँ कैटेगरी लीडरशिप है और डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसे करेक्शन पे खरीदना पास्ट में काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। सो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो आप पोर्टफोलियो में राइड करने देते हैं, स्ट्रक्चरल कंपाउंडिंग स्टोरीज जिसे हम कहते हैं। स्ट्रक्चरल कंपाउंडिंग, तो ये उसमें और कोल इंडिया का जो पॉइंट आपने रेज किया, बिल्कुल ये बहुत क्लियर है। इसमें डिविडेंड प्लस आपका जो वैल्यूएशन है द बिगेस्ट ड्राइवर। दूसरा, जो इस क्वार्टर के नतीजे हैं वो बेटर देन एस्टिमेट्स थे, बोथ एबिटा एंड प्रॉफिट्स। एटलीस्ट हमारे एक्सपेक्टेशंस को उन्होंने 30% से बीट किया है।
दूसरा जो पूरा इंडिया में एक पावर सेक्टर को लेके एक राय बन रही है कि पावर डिमांड काफ़ी ग्रो हो रहा है। डबल डिजिट्स पे अक्टूबर का डेटा था, डबल डिजिट ग्रोथ था मंथली पावर डिमांड पे। तो थर्मल डिमांड के लिए आपको कोल लगेगा, और जो कोल इंडिया के खुद के प्रोडक्शन और डिस्पैच टारगेट्स है वो काफ़ी अच्छे से ट्रैक पे है। और उसमें अगर आप देखते हैं फिर ऐड कर दीजिए 6-7% का डिविडेंड यील्ड, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव हो जाए। तो नॉट जस्ट कोल इंडिया, इस साल हमने जब बिगिनिंग में टॉप 10 आइडियाज़ दिए थे 2023 के, एक बहुत ही स्टॉक ऐसा जो साइडवेज पड़ा था 5-6 साल से, ONGC, वो हमने CY23 के टॉप 10 आइडियाज़ में डाला था 105 या 110 रुपए के भाव पे। सेम स्टोरी वहाँ भी था, डिविडेंड यील्ड, stock sideways for a long period of time, and underlying driver, which is the crude oil price, was sustaining upwards of 80 rupees. तो $80. तो valuation plus dividend yield plus one core fundamental driver, sometimes it gives you very disproportionate results. बहुत शानदार। चलिए, तो ये बात होगी कोल इंडिया की। अच्छा, एक सेक्टर जिसने अर्निंग्स नहीं दिखाई हो लेकिन चला काफ़ी, वो है IT। हाँ, यहाँ मार्केट क्या प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है? सो IT में दो अलग तरीके के ट्रेंड्स है अनुज। आपने अगर पिछला 2-3 साल का देखा होगा तो लार्ज कैप्स अगर आप देखते हैं टॉप 5 बहुत अलग आपको एक फील आएगा, और मिड कैप्स अपने अलग ट्रेजेक्टरी पे है। मुझे लगता है ये थोड़ा देर और चल सकता है, क्योंकि आपने देखा अक्टूबर के महीने के जो रिजल्ट्स आए थे उसमें भी कंपनीज ने गाइडेंस कम किया है। लेकिन IT सेक्टर के लिए एक जो सबसे फेवरेबल चीज आज है वो है इसमें हाइप पूरा निकल गया है, जो कोविड का हाइप था, राइट। सारे IT कंपनीज 30-35 के PE पे चले गए थे, वो वापस से 20-22-18 के PE पे आ गए, एटलीस्ट द लार्ज कैप्स। और पे आउट रेशोज, डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश फ्लो जनरेशन, वहाँ पे ₹1 का भी फर्क नहीं पड़ा है। आज भी 90-95% पे आउट रेशोज है, ROEs upwards of 30-35%. A company like TCS will do more than 45% ROE, right? And 55,000 odd crores of profit. लेकिन बिकॉज ये इतने बेलवेदर स्टॉक्स हो चुके हैं, और US में 5.5% इंटरेस्ट रेट ने जो एक मैक्रो लेवल पे वरी क्रिएट किया, हालांकि अभी तक वो पैन आउट नहीं हुआ है रिसेशन, बट कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि US में कभी ना कभी रिसेशन आएगा तो इंडियन IT को फर्क पड़ेगा। बट अगर आपका नज़रिया थोड़ा लंबा है और आप थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस और सहन कर सकते हो, तो मुझे लगता है वैल्यू बहुत है इंडियन IT, स्पेशली लार्ज कैप में। ओके, अच्छा, एक आपने रियल्टी की बात छेड़ी, तो रियल्टी में क्योंकि हम अभी भी कई लोग मानते हैं कि मिड सेक्टर मतलब मिड साइकिल में है तेज़ी की, क्या अभी भी यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आपने एक रिसेंटली इनिशिएट कवरेज किया था सनटेक पर फॉर एग्जांपल, तो क्या वो आपका प्रेफर्ड पिक है, और ओवरऑल क्या व्यू है आपका रियल एस्टेट पर? एक्चुअली मिड साइकिल नहीं, अभी तो साइकिल चालू हुआ है। अच्छा, राइट, ऐसा मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग। 2008-10 के बाद से 2021 तक 11 साल का आपका या 10-11 साल का स्लो डाउन था या डाउन साइकिल था, तो 1 या 2 साल में मिड साइकिल पे आप शायद नहीं आएंगे, राइट। दूसरा, जहाँ तक हमारी बात है, हमने आज सुबह फिर एक रिपोर्ट निकाला है रियल एस्टेट सेक्टर पे, जहाँ पे हमने हमारा जो नंबर है वो रिवाइज किया है। प्री सेल्स ग्रोथ जो सबसे बड़ा ड्राइवर होता है ऑपरेशनल फॉर रियल एस्टेट कंपनीज, हम जब साल चालू हुआ हमारा अनुमान था 15% का फुल ईयर प्री सेल्स ग्रोथ होगा हमारे कवरेज यूनिवर्स के 12 स्टॉक्स का। आज हम लिख रहे हैं कि 30% होगा। हम फर्स्ट हाफ में आपने देखा लॉन्चेस 26,000 करोड़ के हुए हैं हमारे 12 कंपनीज जो कवर करते हैं। सेकेंड हाफ में हमने नंबर लिखा है 82,000 करोड़ का, राइट। तो रियल एस्टेट में 2-3 चीज़ें हो रही है, काफ़ी सालों का पेंटअप डिमांड है, अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हुआ है क्योंकि कंज्यूमर का इनकम ग्रोथ जरूर हुआ है पिछले 10 साल में, और प्रॉपर्टी प्राइसेस काफ़ी सालों तक फ्लैट थी टॉप सिटीज़ में। तो हमें लगता है ये जो साइकिल है काफ़ी लंबा चल सकता है। इसमें हमारे जो प्रेफर्ड स्टॉक्स है वो है गोदरेज, प्रेस्टीज, ये 2 हमारे टॉप आइडियाज़ हैं, जिसमें से गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हमने मार्च के महीने में हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अराउंड 1050 रुपीज़ डाला था, वो हमें अभी भी अच्छा लगता है। बैंगलोर ओरिएंटेड कंपनीज पे भी हमारा एक पॉजिटिव व्यू है, और सब में हमने देखा सारे रिजल्ट्स ये क्वार्टर के अच्छे आए, कहीं कहीं पे नंबर्स अपग्रेड हुए, और सब जगह पे प्री सेल्स, लॉन्च, ये जो बेसिक ऑपरेशनल पैरामीटर्स होते हैं उसमें अपवर्ड रिवीजन करना पड़ा। ओके, बहुत सेक्टर्स की बात होगी। अच्छा, एक सेक्टर जो अब थोड़ा सा वापस फोकस में आ रहा है वो है स्पेशलिटी केमिकल्स।
यहाँ पर कवरेज है क्या आपकी, और अगर है तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हो यहाँ पर? तो यहाँ हमारा बहुत वाइड और डेप्थ वाला कवरेज है। हम करीबन 15 स्टॉक्स कवर करते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब मिला के। मुझे लगता है इस सेक्टर को अभी भी टाइम है परफॉर्म करने को, क्योंकि जो एक बम्प आया था कोविड में मार्जिन्स का, सेक्टर का ग्रॉस मार्जिन 40 होता था, जो अगले 4 क्वार्टर में 51% हो गया। सो बोथ एबिटा एंड प्रॉफिट मार्जिन्स में आपने 1000 बेसिस पॉइंट का स्पाइक देखा था 3-4 क्वार्टर्स में, बिकॉज सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थे, चाइना में इश्यूज थे, वो सब अब नॉर्मलाइज हो गया है। तो 40 का मार्जिन 50 हुआ था ग्रॉस, वो वापस 40 पे आ गया है। लेकिन वैल्यूएशंस डिस्पाइट 2 इयर्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस अभी भी महंगे हैं। तो इस सेक्टर को थोड़ा समय और बिताना पड़ेगा जब तक अर्निंग्स और वैल्यूएशंस में थोड़ा सा कन्वर्जेंस नहीं होता है। विद इन द सेक्टर हमें पीआई इंडस्ट्रीज ठीक लगता है, और एसआरएफ भी अब ये भाव से हमें थोड़ा वैल्यू दिखने लगा है। ऑलराइट गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आता है आपके साथ बात करके, और इन सारी स्टॉक्स और मार्केट्स पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो बात आपने कही, डिस्ट्रैक्शंस आते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अर्निंग्स के हिसाब से अभी भी इंटैक्ट है। वीरू, इस बीच मार्केट ने क्या किया? और फ्रेश ऑल टाइम हाई और मोमेंटम पकड़ता हुआ तूल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बड़े शानदार तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से इस चर्चा को अनुज सुन रहा था। बहुत अच्छी चर्चा थी, बहुत अच्छी चर्चा थी। 1-on-1 इंटरेक्शन कर रहे थे अनुज, और इम्पैक्ट देखिए जनाब, कॉन्फिडेंस का, कन्विक्शन का। मार्केट्स एट डे हाई 20,263 दिन के सर्वोच्च स्तर पे, और बैंक निफ्टी क्लोज एट विथ 45,000 मोस्ट एक्टिव क्वालिटी जोन। और आपका टॉप गेनर डेल्टा कॉप आपकी स्क्रीन पे अभी भी करीब 7% की तेजी लिए हुए है। हमारे साथ अभी भी इस वक्त सुदीप मौजूद हैं। सुदीप, कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव जोड़ना चाहेंगे आप किसी स्टॉक पे इस वक्त जो कि आपको इम्प्रेस कर रहा हो इस वक्त शीट पे? वीरू जी, मुझे लग रहा है कि 1-2 स्टॉक्स जो अभी नजर में आ रहे हैं वो है एक है एक्साइड। हम ये देख रहे हैं कि एक्साइड, अमर राजा, दोनों स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। और एक्साइड में डेली वीकली चार्ट्स अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट आया है 283 285 के ऊपर 2 दिन पहले, 3-4 सत्र पहले, और अब ये 280 का एक जो सपोर्ट जोन है इसको होल्ड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एक्साइड में एक फ्रेश चाल आ रही है यहाँ पे करंट मौजूदा भाव से, और 283 284 के लेवल स्टॉप लॉस से यहाँ पे 305 से 310 के लेवल्स हम आने वाले कुछ सत्रों में देख पाएंगे। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सुदीप, और सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पे रखे आपने। नीरज जी की तिरुपति यात्रा बेहद अच्छी रहे। नीरज जी, दर्शन कैसे हुए, और दर्शन का लाभ आपकी स्क्रीन पे है? बिल्कुल, दर्शन बहुत ही बढ़िया थे। मैंने उसकी एक फोटो डाली थी, हालांकि